हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय तटों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय तट से पहले ये चीज़ देख लेते हैं, इसके दिशा को देख लेते हैं। ये भारत का उत्तरी छोर है, ये दक्षिणी छोर है और ये पूर्वी हो गई और ये पश्चिमी। ये चार दिशाएं हो गई। इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तट के बारे में पढ़ने से पहले देख लेते हैं कौन कौन से राज्य जो हैं वो तट से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है वो गुजरात है, फिर यहाँ पे आता है महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद में आता है यहाँ पे कर्नाटक, और कर्नाटक यहाँ पे कर्नाटक के बाद में यहाँ पे गोवा एक छोटा सा राज्य है, और गोवा के बाद में जो है यहाँ पे जो है केरल आता है, केरल के बाद में तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु के बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पे उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल आता है। तो इतने राज्य जो हैं वो तटीय क्षेत्र में आते हैं। और भारत में जो है वो दो घाट है, एक इधर के जो गुजरात से लेकर और कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी बोलते हैं। और पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी को एक और नाम से केप कैमोरिन नाम से जानते हैं। यहाँ तक के क्षेत्र को हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये एक घाट जो इधर का पश्चिमी घाट हो गया और इधर का पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पे मुख्यतः 3 तट आते हैं और पूर्वी घाट पे भी 3 तट आते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। ये जो रेड कलर से बना हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ से इतना पूरा इलाका जो है ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से जो नदियाँ निकलती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये एस्चुरी क्या होता है? ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये एस्चुरी जो होता है वो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार होता है, पहले पठार जान लीजिए। पठार वो क्षेत्र होता है जो मुख्य भूमि से समतल उठे मैदान को, ये समतल उठे मैदान को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। जमीन के मुख्य भाग से समतल उठे मैदान को पठार कहते हैं। तो ये पूरा इधर जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार से मुख्यतः इधर जो 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नदियाँ है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण पहले देख लें इधर। ये जो पश्चिमी घाट है वो कुछ इस तरह है। तो जब नदियाँ यहाँ से निकलती हैं प्रायद्वीपीय पठार से, तो ये इसका जो ये बहाव है वो बहुत तीव्रगामी होता है। क्या होता है? तीव्रगामी होता है। इसलिए यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ऐसे ही ये नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी, तो ये नदियाँ बहुत फ्लो में यहाँ पे बहुत तेज़ी से यहाँ गिरती हैं अरब सागर में। क्योंकि यहाँ पे अरब सागर है तो अरब सागर में गिरती हैं और बहुत तीव्र गति से गिरती हैं। इनका ढाल जो होता है वो बहुत तीव्र होता है। ढाल जो होता है वो बहुत तीव्र होता है। ढाल तीव्र होता है, तो इसलिए ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ढाल तीव्र होने के कारण ये टाइप से कगार नुमा होती है। कगार नुमा ऐसे नदी आई और बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पे अरब सागर में गिर गई, इसलिए ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो जो ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट से जो नदियाँ यहाँ अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और पूर्वी घाट में जो नदियाँ प्रायद्वीपीय से निकलती हैं वो जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को हम कौन सा तट बोलते हैं? कोंकण तट। ये कोंकण तट लिखा हुआ है।
तो गुजरात से लेकर और गोवा तक के क्षेत्र को हम कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट में कर्नाटक में एक नदी बहती है जिसको शरावती नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरावती नदी। ये शरावती नदी ये कर्नाटक में बहती है। और दूसरी नदी जो गोवा में है उसका नाम है मांडवी नदी। ये यहाँ पे गोवा, यहाँ पे छोटा सा राज्य है ये गोवा। मांडवी और जुआरी नदी, मांडवी और जुआरी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो गुजरात से लेकर और गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं और गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक के क्षेत्र को कन्नड़ तट बोलते हैं। और कन्नड़ से लेकर मतलब यहाँ जो मंगलौर से लेकर और तमिलनाडु का जो यहाँ पे कन्याकुमारी है यहाँ तक के क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के जो तट हैं वो मुख्यतः 3 तट हैं। एक कोंकण तट, कन्नड़ तट और तीसरा है मालाबार तट। मालाबार तट में जब सबसे पहले बारिश होती है तो यहाँ पर केरल में ही आम्र वर्षा के नाम से भी उस बारिश को जानते हैं, जहाँ पे आम के बौर वहाँ पे जो आम होते हैं वो उसी बारिश में पकते हैं, इसलिए आम्र वर्षा बोलते हैं। और यहाँ पे गुजरात के गिर में एक गिर पहाड़ी है और एक गिर अभयारण्य भी है। गिर अभयारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र या इलाका है जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये बात हो गई पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को ही क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। और यहीं पे केरल में ही, यहाँ पे ये केरल का इलाका है, इतना इधर तमिलनाडु हो गया। तो केरल में ही एक नदी है अष्टामुडी नदी और एक है बिम्बानाड झील। ये बिम्बानाड झील, ये दोनों झीलें जो हैं ये लैगून झीलें हैं। अष्टामुडी और बिम्बानाड झील केरल में ही है। तो ये दोनों झीलें लैगून झील हैं। अब लैगून जान लीजिए क्या होता है। क्योंकि यहाँ जो भारत का जो यहाँ पे प्रायद्वीपीय इलाका है, ये यहाँ पे जो किनारा है ये थोड़ा कटा और छटा हुआ है, ऐसे कहीं ऐसे निकला है। तो ऐसे केरल में ही ये चीज़ ये ऐसे हो गया है। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ऐसा क्षेत्र जहाँ तीनों तरफ से स्थल घेरे हुए हैं और बीच में पानी भरा हुआ है, तो जो जल यहाँ डायरेक्ट समुद्र से संपर्क रहता है वहाँ पे खारा पानी होता है। और यहाँ पे जब यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियाँ जब निकल के आती हैं तो यहाँ पे बहुत तीव्र गति से यहाँ निकलती हैं, तो डायरेक्ट जब पानी यहाँ गिरता है तो ये यहाँ पर जो है गाद निकल के यहाँ पे पूरा किनारों पे जमा कर देते हैं। तो जब यहाँ पे चारों तरफ से जब गाद या जलोढ़ या इसको क्या बोलते हैं जलोढ़ सारा जब इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो जलोढ़ का जमाव है वो यहाँ पे गुजरात में सबसे ज़्यादा चौड़ाई है उसकी। फिर इसके बाद में जो जलोढ़ का जो चौड़ाई है वो तमिलनाडु के क्षेत्रों में आता है। तो 3 तट कौन कौन से हो गए? कोंकण तट, कन्नड़ और मालाबार तट। केरल में ही एक पेरियार नदी है। पेरियार नदी में ही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ पे बाघ भी पाए जाते हैं। ये अब बात कर लेते हैं इधर पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट जो है वो पश्चिम बंगाल से लेकर और कन्याकुमारी तक के क्षेत्र तक जो है पूर्वी घाट आता है। पूर्वी घाट में यहाँ पे एक नदी निकलती है, महानदी। महानदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा कब बनता है? यहाँ जैसे कि पश्चिमी घाट में नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती थी, वैसे ही पूर्वी घाट पे जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा इस तरह बनता है, जैसे यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो
बहुत तीव्रगामी से ना होकर बहुत धीरे धीरे इसका जो नदी का बहाव है वो बहुत धीरे गति से आता है, जिससे यहाँ नदियाँ बहुत सारा गाद लाके यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देती हैं, बिखराव हो जाता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पर जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे जो नदियाँ जल लाती हैं या जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं अवसाद, वो पानी जो नदियाँ का फ्लो है वो किसी एक क्षेत्र में ना होकर कई क्षेत्रों में ऐसे बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण ना करके जो है डेल्टा का निर्माण नदियाँ करती हैं। इसलिए ये महानदी डेल्टा इसको बोलते हैं, महानदी का डेल्टा। और यहाँ पे एक चिल्का झील थी, यहाँ पे तो उड़ीसा में ही एक उत्कल तट है। कौन सा तट है? उत्कल तट। उत्कल तट जो है, लिख लीजिए यहाँ पे, हमारे राष्ट्रगान में इस शब्द का नाम आया है, उत्कल तट का। पूर्वी घाट पर 3 तट मुख्यतः हैं। 3 तट मुख्यतः आते हैं। कौन कौन से? एक है उत्कल, उत्तरी और कोरोमंडल। नंबर 1 हो जाएगा उत्कल तट, और दूसरा उत्तरी सरकार तट, और तीसरा है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, गोदावरी और कृष्णा नदियाँ। लिख लीजिए यहाँ पे, ये गोदावरी नदी है और ये कृष्णा नदी। गोदावरी और ये हो जाएगी कृष्णा नदी। तो गोदावरी और कृष्णा नदी के मुहाने पर उत्तरी सरकार तट आता है, जो कि मुख्यतः ये आंध्र प्रदेश में ही इसको मानेंगे। और तीसरा जो है कृष्णा, और यहाँ जो तमिलनाडु है, यहाँ तक के क्षेत्र में जो तट आता है उसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में जो है वो जो नदियाँ गाद इकट्ठा करती हैं उसकी चौड़ाई जो है सबसे पहले गुजरात में था और दूसरे नंबर पे है जो तमिलनाडु में है। तो ये हो गया जो है पश्चिमी घाट के तट, और एक हो गया इधर दूसरा पूर्वी घाट के तट। अब बात करते हैं भारत के उत्तरी मैदान में। जो भारत के उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। भारत के उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। ये यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु नदी से लेकर यहाँ पे एक तीस्ता नदी है, वहाँ तक के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। ये है ऊपर वाला हिस्सा जो ऐसे आया है, ये है बृहद हिमालय। इसके बीच में जो बीच का जो समानांतर है उसे लघु हिमालय कहते हैं। और तीसरा जो आता है यहाँ पे शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे। और उड़ीसा में ही एक चिल्का झील आती है। यहाँ पे उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पे यहाँ मान लीजिए उड़ीसा है, तो यहीं पे एक चिल्का झील है। ये भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अब देख लीजिए,
जो है ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये मान लीजिए आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु। तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो सीमा है, जो यहाँ पे सीमा बनाया जाता है, तो यहीं पे कुछ ऐसे होता है, इसे बोलते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील, इसे पुलिकट झील कहते हैं। पुलिकट झील में ही इसरो का जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ पे क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर पुलिकट झील है, जहाँ पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ से जो है इसरो जो सैटेलाइट वगैरह है उसका प्रक्षेपण करती है। अब उत्तर भारत के मैदान को हम देख लेते हैं। 4 भागों में जो डिवाइड किया जाता है, ये कुछ इस तरह का होता है ऐसे। तो यहाँ पे जो होता है ये इसको यहाँ पे बृहत हिमालय बोलते हैं, बृहत हिमालय। फिर इसके बाद में यहाँ पे लघु हिमालय आता है, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद में यहाँ पे शिवालिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो नदियाँ हैं यहाँ से ये जलोढ़ और मिट्टी और गाद लेकर आती हैं। तो सबसे पहले बृहद हिमालय में थोड़ा बहुत ये तीव्र होती हैं, फिर इसके बाद में ये धीरे धीरे जब लघु हिमालय में पहुँचती हैं तो यहाँ पे जो बड़े बड़े शिलाखंडों को काट के लाती हैं। तो ये ऐसे पूरा एकदम से शिलाखंड, ये छोटे छोटे शिलाखंड नहीं होते, ये एक रूम के बराबर बराबर होते हैं, उसको लाके यहाँ पे पाट देती हैं। और जब यहाँ पे इसका ढलान जो है वो कम हो जाता है तो नदियाँ उन्हीं शिलाखंडों के नीचे से जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं नदियाँ। तो उसके ऊपर हमको दिखाई नहीं देते हैं, मतलब केवल शिलाखंड ही दिखाई देते हैं, हमको जल नहीं दिखाई देता है। तो ये एरिया पूरा ये ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे हम ना खेती कर सकते हैं, ना यहाँ पे कोई उपज होता है। तो यहाँ पे इसीलिए केवल यहाँ पे शिलाखंड ही होता है। इसको गिरिपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो जैसे ये पहाड़ है, ये ऐसे पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ का ये जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं गिरिपाद। तो गिरिपाद में जब नदियाँ पहुँच जाती हैं तो वहाँ पे जल स्तर उनका बहुत धीमा हो जाता है। तो जो जलोढ़ लेके आती है वो मुख्यतः गंगा नदी, यहाँ से गौमुख ग्लेशियर से ही एक गंगा नदी निकलती है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की ही नहीं अगर पूरे भारत की बात करी जाए तो जो यमुना है वो सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये गंगा नदी से और इधर से जो नदियाँ आती हैं और तिस्ता नदी तक, सिंधु से लेकर तिस्ता नदी, यहाँ पे एक तिस्ता नदी है, तो तिस्ता नदी तक ये सब जो तराई क्षेत्र का इलाका आता है। तो इसको बृहत हिमालय कहते हैं, इसको लघु हिमालय और इसको शिवालिक हिमालय। तो गिरिपाद से लेकर यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को बिल्कुल दलदली इलाका हो जाता है। क्या हो जाता है? दलदली क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पे जब दलदली क्षेत्र हो जाता है तब क्या कहते हैं, इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसी दलदली क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तराई का क्षेत्र कहते हैं, तराई का क्षेत्र। ये उत्तर प्रदेश और नेपाल के इलाके में आता है, तराई का क्षेत्र। आप लोग इसे लिख लेंगे, तब तक हम, ये शिलाखंड है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। फिर जब यहाँ से नदी निकली, यहाँ इसका ढलान थोड़ा कम हुआ, फिर यहाँ शिलाखंड से जब ये दलदली इलाकों में आ जाती है तो यहाँ पे पानी का जो बहाव है कुछ इस तरह होता है, जैसे एक बेसिन होता नहीं है, ऐसे कुछ होता है। तो नदियाँ इस टाइप के क्षेत्रों में यहाँ पे ऐसे नदियाँ बहती हैं। तो इसे जो बोलते हैं, ये रुक जाइए एक सेकेंड,
ये जो थोड़ा ऊंचाई पर होता है, तो यहाँ पे जैसे जल भर गया यहाँ पे, तो जल जो इसको भर गया है यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा ऊंचाई हो जाता है। यहाँ पर जब कभी बाढ़ आता है तभी यहाँ पे पानी पहुँचता है, और यहाँ पे थोड़ा अक्सर पानी भरा रहता है। तो इसे बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, जो बोलते हैं खादर इलाका बोलते हैं। ये खादर क्षेत्र हो गया। और ये जो ऊंचाई पर जब मान लीजिए बाढ़ आया, जब फ्लो आया, खूब बाढ़ आया जब, और फ्लो, तब यहाँ पर पानी कभी कभी पहुँचा, तो इसलिए इसको बोलते हैं बांगर इलाका, ये बांगर क्षेत्र। तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, और शिवालिक के इधर जब पानी पहुंचा तो ये दो भागों में बढ़ गया, एक बांगर और एक खादर इलाका। तो बांगर में कभी कभी पानी पहुंचता है, और जो खादर का क्षेत्र होता है यहाँ पे पानी अक्सर रहता है। तो भाबर प्रदेश जो होता है उसमें नदी गायब हो जाती है, और सिंधु से तीस्ता नदी तक उसका विस्तार है। फिर बात करें तो यहाँ पे इसको 4 भागों में तो आप जान लीजिए कि बृहद, लघु और शिवालिक। और जब शिवालिक के पास में जब गिरिपाद में पहुंची तो यहाँ पे नदियाँ जो है बिल्कुल विलुप्त हुई हो गई, यहाँ से लघु हिमालय, यहाँ पे शिलाखंड के बीच में। तब जब यहाँ से नदियाँ निकली तो थोड़ा बहुत जब निकली तो यहाँ पे दलदली क्षेत्र का इलाका हो गया, जो मुख्यतः 2 भागों में बढ़ गया, एक खादर और एक जो है बांगर। तो खादर वो प्रदेश है जहाँ पे एकदम से मच्छर बड़े बड़े और बीमारियाँ यहाँ बहुत सारी होती हैं, और लेकिन यहाँ पे जो तराई का इलाका है वहाँ पे धान की खेती की जा सकती है, लेकिन यहाँ जहाँ पे शिलाखंड है यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिर ये 2 भागों में बटा, एक बांगर एक खादर। बांगर जो है जहाँ पे जब बाढ़ आता है या नदी का पानी जब फ्लो मारता है तब वहाँ का क्षेत्र जो है बांगर कहलाता है, और यहाँ का क्षेत्र खादर कहलाता है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, वो देख लीजिए कि जो मैंने समझाया है वही मैंने लिखा है कि पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियाँ यशस्वी का निर्माण करती हैं। यशस्वी को ही हम ज्वार नदमुख कहते हैं। यशस्वी को क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। मैंने बताया कि यहाँ पश्चिमी है, ये पश्चिमी तट हो गया, वो पूर्वी तट। फिर कहते हैं भारत की जनसंख्या अगर पूछी जाए पूरे, तो भारत की जनसंख्या जो है विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। अगर स्थलीय सीमा, मैंने उस दिन बताया था अगले लेक्चर में कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्थलीय सीमा है, नीचे जो है जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की बात करी जाए अगर, रुक जाइए बता रहे हैं। तो स्थलीय सीमा जैसे ये भारत है, ये इतना पूरा, ये पूरा भारत, तो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र जो है वो स्थल में आएगा, और इधर का जो पूरा का क्षेत्र है वो जलीय क्षेत्र में आएगा। तो स्थलीय सीमा का जो विस्तार है वो है 15,106.7 किलोमीटर, और जो तटीय सीमा है उसको बोलते हैं 7,516.6 किलोमीटर। और जो पूरा क्षेत्र जो पूछा जाए तो उसको ऐड कर देंगे, ऐड कर लीजिएगा, तो ऐड कर देंगे तो वो पूरा विस्तार हो जाएगा। उसमें जब जलीय क्षेत्र भी जोड़ देते हैं तो उसमें अपना जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, कौन 2 केंद्र शासित प्रदेश? एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा यहाँ पे है नहीं, एक जो यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका भी क्षेत्र जोड़ लेते हैं। और यहाँ पे एक है लक्षद्वीप, इसका भी क्षेत्र जोड़ लेते हैं, तब उसको इन दोनों को मिला के बोला जाता है कि इसकी कुल लंबाई इतना है। अब बात करें स्थल रुद्ध राज्य। स्थल रुद्ध का मतलब होता है जो भारत के मतलब किसी भी क्षेत्र से जो है पानी से ना जुड़ा हो, केवल स्थल से जुड़ा है। तो भारत में ऐसे टोटल 5 राज्य हैं जो स्थल रुद्ध है। अब बात करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन और बाकी है कि भारत में जो है अक्षांश रेखा वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जैसे ये भारत है तो यहाँ पे ये ऐसे भारत बना ली, 1 सेकेंड, ये भारत हो गई, देखो ये भारत है, ये तो यहाँ पे भारत हो गई, ये तो भारत जो है, भारत में कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हो गए? एक हो गया, यहाँ पे हो गया राजस्थान, फिर यहाँ पे एक राजस्थान यहाँ पे, और यहाँ थोड़ा सा टच जो है यहाँ से ये गुजरात हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा राजस्थान भी टच करता है। तो पहला हो गया राजस्थान, गुजरात, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है यहाँ पे,
मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ और यहाँ पे झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ मिजोरम और यहाँ पे एक त्रिपुरा थोड़ा सा टच करता है। तो ये भारत के टोटल 8 राज्य हो गए जो कर्क रेखा इसके बीचों बीच में होकर गुजरती है। अब बात करते हैं कि दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है। मैंने अक्षांश रेखा बताया था, तो ये जैसे दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि किसे एस्चुरी कहते हैं और किसे डेल्टा कहते हैं और कितने तट हैं भारत में। तो पूर्वी घाट पे कितने तट हैं और पश्चिमी बंगाल पे कितने तट हैं, और किसे खारे पानी की झील कहते हैं, किसे लैगून झीलें कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही।